मैं परमेश्वर काजी, ज्ञान इंस्टीट्यूट हरनटर। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक और सब्जेक्ट का क्लास चलेगा और वो होगा एटलस का, स्टडी ऑफ एटलस होगा। किनके लिए होगा यह भी मैंने बताया था कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है उसके लिए, या चाहे सैनिक मिलिट्री का हो उसके लिए हो, या अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो इंटर या बीए में पढ़ते हैं उनके लिए, या 9-10th का हिस्ट्री ज्योग्राफी है उनके लिए भी, या सबके लिए बेहतर होगा। उसी का यह पहला क्लास है, तो शुरू करते हैं। पहला है स्टडी ऑफ एटलस, मानचित्रावली का अध्ययन। अब एटलस है क्या? एटलस का हमको अध्ययन करना है। एटलस है क्या? मानचित्रावली। मानचित्रावली यानी एटलस मानचित्रों का संग्रह है। एटलस मानचित्रों का संग्रह है। एटलस कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाग में इसको बांटा जा सकता है, तो उसका आधार क्या? आधार अगर उपयोग करने वाले समुदाय के आधार पर अगर देखते हैं तो 3 भाग में बांटते हैं। उपयोग करने वाले समुदाय के आधार पर 3 प्रकार के कह सकते हैं। एक स्कूल एटलस है जिसको स्कूल में हम पढ़ते हैं। साधारण एटलस, साधारण जो मानचित्रावली है उसमें पर्वतों, नदियों वगैरह को दर्शाया जाता है। और कुछ विशेष भी होते हैं, स्पेसिफिक एटलस होते हैं, उसमें अपनी जरूरत के अनुसार मानचित्रों में दिखाया जाता है। जैसे हमें किसी स्टेट का पॉपुलेशन के बारे में देखना है, पॉपुलेशन कम है ज़्यादा है, कोई अगर फसल है उत्पादन उसको देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में दिखाना है, तो ये सब जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं वे विशेष यानी स्पेसिफिक एटलस कहलाते हैं। अगर सब्जेक्ट के आधार पर देखें, विषय के आधार पर, तो पॉलिटिकल मैप होते हैं, एटलस होते हैं, भौगोलिक होते हैं, फिजिकल, आर्थिक इकोनॉमिकल एटलस भी होते हैं। उस आधार पर अगर कहा जाए तो यहाँ और बढ़ते चले जाएंगे विषय के आधार पर। और तीसरा है काल के आधार पर। जैसे हम मानचित्रों का अध्ययन करने के लिए हम आ रहे हैं, तो मानचित्रों का अध्ययन में किसका? ऐतिहासिक काल के पुराने समय का मानचित्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं। और हाल फिलहाल के वर्तमान समय में जो चीजें चल रही हैं उसका अगर हमको अध्ययन करना है तो ऐतिहासिक और समसामयिक 2 हो गए। अब इतिहास, मानचित्रण का इतिहास। मानचित्रण का इतिहास कब से अगर कहा जाए तो मानो कि यह प्रवृत्ति रही है कि बहुत पुराने समय से ही कुछ न कुछ वो रेखाएं खींचता रहे हैं, कुछ न कुछ डायग्राम बनाना, चित्रों को बनाना। तो यह सब का प्रमाण वैदिक काल से ही मिलता है। और उसके बाद यानी वैदिक काल में प्रारंभिक जो मैप बनाए जाने की कुछ प्रमाण मिलते हैं, और उसके बाद यह लगातार थोड़ा थोड़ा विकसित होता गया। 14वीं-15वीं शताब्दी में इस दिशा में काफी काम हुआ, मैप बनाने के काम काफी अधिक हुआ। फादर ऑफ एटलस किसको कहा जाता है? गेरहार्ड मर्केटर। इसको याद रखेंगे परीक्षाओं के लिहाज से। गेरहार्ड मर्केटर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एटलस। अब मानचित्रण है क्या? मानचित्रों को दिखाना। मानचित्रण का परिभाषा इस तरह से दिया जा सकता है, पृथ्वी के सतह के किसी भाग के, पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थान, नगर हो, देश हो, पर्वत हो, नदी हो, उनकी स्थिति को पैमाने की सहायता से, यानी एटलस में जो भी हम लोकेशंस दिखाते हैं, ये नहीं कि सीधे कहीं भी लिखा दिया, एक निश्चित उसका एक पैमाना होता है, एक स्केल होता है। तो पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थान, नगर, देश, पर्वत है, नदी है आदि की स्थिति को
पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में, छोटे रूप में दिखाना है, मानचित्रण कहलाता है, मैपिंग कहलाता है। अब मानचित्र, मानचित्र है क्या? मानचित्र बना हुआ है मान जोड़ चित्र। मान मतलब होता है माप, माप जोड़ चित्र, यानी मापों को चित्र की सहायता से दिखलाना, वही मानचित्र है। मानचित्र के बारे में परिचय में हम यह कह सकते हैं, मानचित्र में न केवल हम पृथ्वी के किसी भाग को या स्थान को या पर्वत या नदी को दिखाते हैं, बल्कि हम दूसरे ग्रहों के भी मानचित्र बनाते हैं, यानी उसका उपयोग काफी व्यापक है। मानचित्रों का उपयोग क्या क्या है? मानचित्र का उपयोग क्या क्या है? हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, डायग्राम को, चित्रों को बेहतर समझता है। यानी कोई लिखा हुआ चीज़ अगर हम पढ़ते हैं और उसी का हम अगर चित्र देख लेते हैं, उसमें काफ़ी अधिक अंतर है। हमारा ह्यूमन ब्रेन है जो चित्रों को, डायग्राम को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, वो ज़्यादा साइंटिफिक होता है, वो हमें जल्दी याद भी आएगा और लंबे समय तक भी याद रहेगा। तो एक ये फायदा हो गया मैप पढ़ने का। दूसरा है, किसी चीज़ का अगर हमको वर्णन करना है, किसी व्यक्ति की या स्थान की भयावहता का वर्णन करना है, तो जैसे जैसा हम वर्णन करते हैं वैसा वैसा हमारा ब्रेन इमेज बनाता है, इमेज बना करके समझता है। अगर हम कह दें किसी व्यक्ति की वर्णन करना है, किसी व्यक्ति का, वह व्यक्ति था कैसा, तो विशाल शरीर था, काला रंग था, तो जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज बनते जाता है। लाल लाल आंखें थी, जटा वाली बाल है, लंबे लंबे बाल है, तो जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे इमेजिनेशन उभरता है और उसके बाद अब हम इमेजिन करते हैं कि वो किस तरह का होगा। अगर उस चीज़ को हम डायरेक्ट देख लेते हैं यानी तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। यानी किसी चीज़ के बारे में हजारों शब्दों में कहने से ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ को हमको देख लेना, चित्र देख लेना, यह बेहतर होता है। आजकल ज्ञान विज्ञान की जो भी चीज़ें हैं, ज्ञान विज्ञान संबंधी जो जानकारियां हैं, उसको समझने के लिए चित्रों का उपयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है। डायग्राम्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बढ़ते जा रहा है। और अगर भूगोल का अध्ययन का कहें, अगर हम भूगोल का अध्ययन करने जाते हैं तो भूगोल का अध्ययन, भूगोल और मानचित्र में बहुत बड़ा संबंध है। बिना मानचित्र के, जानकारी के अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो वह हमारा अध्ययन अधूरा है। अध्ययन भी और अध्यापन भी, पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल है मानचित्र के बिना, और समझना भी मुश्किल है। यह भी है। इतिहास में अगर हम कहते हैं भारत पर जो भी आक्रमण हुए वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हुए, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से, तो उसका कारण क्या था? जो भी आक्रमणकारी आते हैं उसी रास्ते से आते हैं। कारण क्या था? तो भौगोलिक हो गया। और भौगोलिक यानी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में हम जानते रहेंगे तब हम बेहतर समझ सकते हैं उसको। तो चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, उसमें भी हो सकता है। और दूसरा, समसामयिक घटनाओं को समझने में भी मैप के अध्ययन से हमको हेल्प मिलेगा। ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स हैं अखबार पढ़ने बैठते हैं वह उनको रुचिकर नहीं लगता है, कारण कि जिस जगह के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको पता ही नहीं है। किसी अपने एरिया का अगर कोई गांव है, जो उन गांवों को अगर आप जानते हैं तो उस गांव की अगर कोई घटना होगी तो तुरंत आपको उसके प्रति इंटरेस्ट होगा। यह घटना घटा, कौन गांव में घटा, क्या घटा, कहाँ पर, तो तुरंत वह चित्र आपके दिमाग पे आएगा, हाँ यहाँ पर हुआ, इस पुल पर एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वह उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा।
अगर मैप में हम उन लोकेशंस को देखे रहेंगे, सब जगह सब देशों में तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैप में उसका लोकेशन देख सकते हैं। अभी वर्तमान में इजराइल है और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में। इजराइल है कहाँ मैप में, और लड़ाई का कारण क्या है, कब से चल रहा है, समाधान क्या हो सकता है, बिना मैप का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो मैप का समसामयिक घटना भी है, अखबार पढ़ते हैं इजराइल और हमास के बीच युद्ध का। इजराइल आपको नहीं पता है, फिलिस्तीन कहाँ पर है यह नहीं पता है। इजराइल है किन किन देशों से घिरा हुआ है, किन किन देशों के साथ उसका तनाव बना हुआ है, तनाव हमेशा रहता है, या किन के साथ उसको किससे किससे खतरा है, यह सब समझने के लिए हमको मैप जानना होगा। अगर मैप जानते रहेंगे तो उनके बारे में भी हम बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर अपना समझ बना सकते हैं। ये हो गया कि एटलस के अध्ययन से हमको फायदे हैं और एटलस हमको पढ़ना चाहिए। फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने कहा था कि अगर हम एटलस बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो सीरियली अगर आप पढ़ते चलते हैं तब वो बेहतर होगा। अब एक शब्द है कार्टोग्राफी, परीक्षा में आ सकता है। कार्टोग्राफी है क्या? मानचित्र कला। मानचित्र कला है क्या? कार्टोग्राफी है क्या? कार्टोग्राफी मानचित्र तथा विभिन्न संबंधित उपकरण, मानचित्रों के उपकरण किस रचना, इनके सिद्धांत और विधियों का ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कला कार्टोग्राफी। यानी मानचित्र और उसके जो भी चीजें उपकरण जितनी चीजें आती हैं सबका कह सकते हैं कि ज्ञान और अध्ययन ही कहलाता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी है मानचित्रों का अध्ययन है। ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कला कहलाता है, यानी कार्टोग्राफी कहलाता है। तो एक याद रखना है, फादर ऑफ एटलस कार्टोग्राफी याद रखना है। अब हम मानचित्र जो हम पढ़ते हैं तो क्या मानचित्र की भी अपनी भाषा होती है? जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की भी अपनी भाषा होती है, इक्वेशंस होते हैं, संकेत होते हैं। उसी प्रकार से मानचित्र की अपनी एक भाषा होती है, और वह भाषा क्या क्या है? जैसे हम मानचित्र जैसे ही निकालते हैं तो मानचित्रों में देखते हैं कि कई रेखाएं खींची होती हैं एक साथ, अलग अलग कलर भी होते हैं, कई प्रकार के चित्र बने होते हैं। कहीं त्रिभुज का चित्र होगा, कहीं वर्ग का चित्र होता है, कहीं पे रेखाएं होती है और कहीं पर समानांतर दो रेखाएं एक साथ रहती हैं, कहीं पे रेखाओं को टूटी हुई लकीर से दिखाया गया है। तो कई प्रकार के होते हैं, वही उसकी भाषा है। तो मानचित्रों की भी अपनी एक भाषा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैमाना, स्केल। अब वो होता है क्या पैमाना? क्या मानचित्र में पृथ्वी या उसके खंड को छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं। भारत का ही मैप है तो हम बड़ा मैप भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। अब बड़े से बड़ा एक मैप बना सकते हैं। तो मानचित्र में पृथ्वी या उसके खंड को छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी मैप पैमाना क्या है? तो मानचित्र पर पूरे पृथ्वी को मानचित्र पर दिखा सकते हैं, पूरे भारत को दिखा सकते हैं, उसका छोटा रूप दिखाते हैं। तो पृथ्वी तथा मानचित्र के बीच में जो एक अनुपातिक संबंध होता है, संगत अनुपातिक संबंध होता है उनके बीच का, उनके बीच में, यानी मानचित्र से भी डिस्टेंसेज वगैरह जो निकाला जाता है वो निकाला जा सकते हैं। एक उनके बीच में एक अनुपातिक संबंध होता है। एक जो मैप का डिस्टेंस है और पृथ्वी के डिस्टेंस में एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, उसे पैमाने द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ कॉपी आप बनाते हैं, मैथ में ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में हम लिखते हैं कि मान लिया कि एक इकाई बराबर 10 सेंटीमीटर, या मान लिया कि 10 छोटे इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह। वैसे ही ये हो गया, पैमाना हो गया। तो एटलस में भी होता है। यह पैमाना दो प्रकार का होता है, एक बड़ा पैमाना, एक छोटा, दीर्घ और लघु।
भारत का मैप बनाना है एक छोटे पैमाने से अगर बनाए, लघु पैमाने से, तो छोटे में बना सकते हैं और एक बड़े में बना सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक करके बनाया गया रहता है, यानी वो बड़े पैमाना लेकर के बनाया गया है। और लघु पैमाना वहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम लिया गया है, इसका मतलब छोटा पैमाना लिया गया है, वहाँ भी बनाया जा सकता है। संकेत चिन्ह, संकेतात्मक जो चिन्ह होते हैं और रूढ़ चिन्ह वे क्या होते हैं? संकेत जो दोनों चिन्ह हो गए, मैप में कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। एक संकेत रूप में होता है, अच्छा पढ़ देते हैं। प्रायः विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूप से विभिन्न तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी अलग अलग प्रकार से कि जितने चिन्ह हैं वे सब में अलग अलग उनमें अंतर हो सके, डिफ्रेंशिएट हो सके। इसके लिए मैप में अगर आप देखेंगे कहीं पे रेखा मिलेगा, कहीं पर वृत्त का चिन्ह होता है, कहीं पर वर्ग त्रिभुज का भी रहता है। त्रिभुज कुछ रहेगा, त्रिभुज ऐसे रहता है, आप कुछ त्रिभुज उल्टा ऐसे रहता है नीचे की तरफ, यानी नुकीला वाला भाग इसमें शिखर ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ इस तरह से भी होता है। तो त्रिभुज आदि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों का तथा उसके अलावा प्रतीकात्मक अक्षरों द्वारा भी दिखाया जाता है। संकेत चिन्ह ये किसी का संकेत है, ये किस चीज का संकेत है, तो ये दिखाया जाता है संकेत चिन्ह। और एक होता है रूढ़ चिन्ह, कन्वेंशनल साइन। क्या होते हैं? यह भी चिन्ह ही होते हैं, यानी जो चीजें हम दिखाना चाहते हैं उसके बदले में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रूढ़ चिन्ह इनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त होता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मान्यता प्राप्त होती है। वे है कन्वेंशनल साइन। है कौन कौन? जैसे मैप में अगर सड़क दिखाया गया है तो सड़क कैसे दिखाया गया? पक्की सड़क दिखाना हो मैप में, अगर हमको पक्की सड़क दिखाना है और कच्ची सड़क दिखाना है, तो पक्की सड़क दिखाने के लिए दो समानांतर रेखा के द्वारा, और कच्ची सड़क दिखाना है तो दो समानांतर रेखा द्वारा है लेकिन टूटी हुई, तो कच्ची सड़क हो गया। तो इस प्रकार से रूढ़ चिन्हों का भी प्रयोग होता है। नदी को किस तरह का लाइनिंग किया जाएगा, एक लाइनिंग से कि दो लाइनिंग से, तो ये सब चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और मैप जब भी हम देखते हैं कि वो काफ़ी रंगीन होता है, कई भाग अलग अलग कलर में वो होते हैं। कहीं पे ग्रीन अधिक रहता है, कहीं ब्लू कलर से दिखाया गया है, कहीं पे रेड का प्रयोग किया गया है, कहीं हरे का प्रयोग किया गया है। वो क्या बताता है? तो आजकल मैपों में कलर का प्रयोग अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए कलर भी मैप के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं। कलर भी हम कुछ बताता है। क्या बताता है? जैसे नदियों और जलाशयों को दिखाना है, नदी को दिखाना है, चाहे जलाशय को दिखाना है, झील को दिखाना है, समुद्र को दिखाना है, तो उसके लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। समोच्च रेखाओं को दिखाना है भूरे रंग का। अगर मैप में हम देखें, भौतिक मानचित्र में देखें, पामीर का पठारी क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, उसका अलग कलर मिलेगा। गंगा का जो मैदानी भाग है उसका कलर अलग मिलेगा। तो कलर का बहुत अधिक प्रयोग होता है। लाल रंग, जैसे सड़क है दिखाना लाल रंग का, काले रंग द्वारा रेल मार्ग को दिखाता है। ऐसे ऐसे कई कलर्स का प्रयोग किया जाता है। वो आगे एटलस का, जब एटलस हम देखेंगे मैप में, जब हम आ जाएंगे तो मैप में मैं बारी बारी से सबको दिखा दूंगा कि कौन सा कलर के लिए कौन सा यूज किया जाता है। यानी अगर हमको नदी है, पर्वत है और चाहे मैदानी भाग दिखाना है, तो कौन से कलर का यूज हुआ रहता है मैप में, उसकी सहायता से हम उसका अध्ययन करते हैं, एटलस का अध्ययन कर लेते हैं। तो यह जो पार्ट है, यहाँ परिभाषाएं हमको याद नहीं करने हैं, लेकिन यह एटलस के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। ये हुआ। और अगले दिन से जो क्लास होगा
वह इम्पोर्टेंट होगा। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। एक बीच में जो हमने परिभाषाएं दिया मानचित्र में कि अक्षांश और देशांतर का प्रक्षेप, अक्षांश देशांतर है क्या, तो सबसे पहले उसी को हम पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बाकी जो आएंगे उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अक्षांश और देशांतर। और इसको बेहतर समझने के लिए एक तो आपको ये जितने वीडियोज हैं सीरियली देखने चाहिए, और दूसरा है आपके पास एटलस होना चाहिए। एटलस में आप ऑक्सफोर्ड का एटलस होगा तो सबसे बेहतर होगा, तो आप एटलस का व्यवस्था कर लेंगे। आपके पास नहीं है, आपके फ्रेंड के पास है, आपके क्लास साथी के पास है, उसके पास भी जाकर के देख सकते हैं। तो एटलस आपके पास होना चाहिए। आप इसके अध्ययन के लिए आप बैठ गए, आपके पास एटलस नहीं है, तब भी वह अच्छा नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में अक्षांश और देशांतर होगा और एटलस के साथ आप बैठेंगे। आज इतना ही रहेगा।